हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे सेवेंथ क्लास के ज्योग्राफी का 8th चैप्टर और उसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार के प्रदेश पाए जाते हैं पूरे विश्व में और वहाँ का रहन सहन क्या होता है, वहाँ के लोग कैसे जीते हैं, क्या करते हैं और किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं, उसके बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। तो यह हम देखते हैं कि अध्याय 8, 9 एवं 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी वहाँ का जीवन होता है, उनका रहन सहन होता है, क्या वो करते हैं, उनका व्यवसाय क्या होता है, क्या खाते पीते हैं और किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे और सीखेंगे और इसमें से उन तथ्यों को ढूंढेंगे जो हमारे लिए परीक्षोपयोगी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अमेजन बेसिन में जीवन। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम चित्र, जो मानचित्र है यानी कि 8.2, उसको देखें। ध्यान दें कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क और मकर रेखा के मध्य स्थित है। ठीक है, हम जानते हैं कि पृथ्वी दो गोलार्धों में बटी हुई है। ठीक है, यानी कि विषुवत रेखा उसको दो गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं, कर्क बोलते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में जो नीचे 23.5 डिग्री है, यानी कि पृथ्वी के जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, उसके नीचे का जो 23.5 डिग्री का हिस्सा है, वो ये दोनों के बीच में जो भी क्षेत्र पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, यानी कि कर्क और मकर के बीच का जो क्षेत्र होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वह है ये आपका उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश। अब भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से ये आपका 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के बीच को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। यानी कि आपने मान लिया भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा बीच से होकर के गुजरती है और जो भूमध्य रेखा का मतलब सटे हुए भाग हैं, यानी कि 10-10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री क्या होता है, दक्षिण में, ये जो क्षेत्र होता है वह भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री जो दक्षिण होता है वह क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहलाता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो अब हम यह देखते हैं कि अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर के बहती है। ठीक है, अमेजन नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। ठीक है, यानी हम नीचे अभी मानचित्र देखेंगे, उससे आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। अब जिस स्थान पर कोई नदी, ठीक है, वह स्थान मतलब जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, ठीक है, ब्राजील के भी कुछ हिस्से, फिर जो ये आप देख रहे हैं पेरू के कुछ भाग, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित होती है, मतलब वहाँ पे बहती हैं। अपवाह क्षेत्र जो होता है उस पूरे नदी के बहाव तंत्र को बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उसका जो पूरा विस्तार होता है उसको बोलते हैं। तो आइए अब देखते हैं ये मानचित्र को। तो आप मानचित्र में देख रहे हैं कि ये क्या होता है, आप कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच से ये क्या होती है, पूरी ये संरचना यानी कि नदी का जो बहाव तंत्र है वह है, ठीक है, अपवाहित होती है। अब आप यहाँ पे ब्लू जो देख रहे हैं, आप ये थोड़ा सा छायादार भाग इधर का देख रहे हैं, यही क्या है, अमेजन बेसिन है। ठीक है, यह क्या कहाँ से, किस महादेश से होकर के बहती है, तो महादेश है वो दक्षिण अमेरिका, जहाँ पे अमेजन बेसिन है। ठीक है, अब इसका किस किस देश से होकर के इसका निर्माण होता है, यानी कि अमेजन बेसिन का निर्माण होता है, तो इसमें इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुयाना है, इस प्रकार से ये सभी जो देश हैं, बोलीविया है, ये सभी देश हैं, पेरू, उसके बाद जो भी ये सारे देश हैं, मतलब इसके सटे हुए, इससे जो नदियां निकलती हैं इन देशों से, वो जा करके कहाँ मिलती हैं, अमेजन नदी में मिलती हैं। ठीक है, और इस प्रकार से ये नदी निकल करके जा करके मिलती है अंध महासागर में। ठीक है, मिल जाती है वहाँ पे, और वो क्या होता है, उसका मुहाना होता है। तो ये जो क्षेत्र होता है पूरा, यही पूरा क्षेत्र इसका क्या कहलाता है, अपवाह तंत्र कहलाता है, अपवाह कहलाता है। और ये पूरा जो भी ये अमेजन और इसकी सहायक नदियों का अपवाह तंत्र होता है वह अमेजन बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र अमेजन बेसिन के नाम से जाना जाता है। अब हम क्या देखते हैं, ये जो बॉक्स में दिए हुए हैं छोटे छोटे, उनको देख लेते हैं। जब स्पेन के अन्वेषकों ने, ठीक है, यानी कि स्पेन के जो रिसर्चर थे, वो उनकी बात हो रही है, ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी कि हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। ठीक है,
यानी कि यहाँ पे आदिवासी पाए जाते हैं, ठीक है, आदिवासी रहते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि इनका पहनावा आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। सिर पर सुरक्षा कवच, ठीक है, यानी कि हेड गियर एवं घास के स्कर्ट। ये जो कमर के नीचे का हिस्सा है उसको यानी कि घास के स्कर्ट से इन्होंने ढका हुआ था, इन्होंने घास पहना हुआ था। इन पर आक्रमण कर दिया। अब इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी, ठीक है। ये एक योद्धा है, यानी कि आक्रामक समूह है योद्धाओं की। इसका नाम है रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की इनको याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम जो अमेजन पड़ा, ठीक है। जब यानी कि वो जो स्पेन के अन्वेषक थे, यानी कि जो रिसर्च करने वाले लोग थे, वो वहाँ पे गए और इसका अन्वेषण कर रहे थे इस नदी के बारे में। और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, हेड गियर यानी कि सुरक्षा कवच पहने हुए, सिर पर सुरक्षा कवच पहने एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ आदिवासी, स्थानीय आदिवासी उन पर आक्रमण करते हैं। और उस आक्रमण को ये जो आक्रमण था, ये पूरा आक्रमण इनको किस आक्रमण का याद दिला दिया, तो प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक जो महिला योद्धा थीं उनके आक्रामक समूह की याद दिला दी, जिससे इन्होंने क्या इसका नाम रख दिया, अमेजन रख दिया, ठीक है। इस प्रकार से इस नदी का नाम पड़ा। अमेजोन्स था जो कि महिला योद्धाओं को बोला जाता था रोमन साम्राज्य के, उसी के नाम पर इसका नाम इन्होंने अमेजन रख दिया। अब सहायक नदियां क्या है, सहायक नदियां इनके बारे में आप जानते भी हैं, लेकिन मैं बता देता हूं। सहायक नदियां यह छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती हैं वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यह अमेजन जो बेसिन है वह क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो पूरा एरिया है ये आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे देशों को टच भी करता है, ठीक है। गुयाना है और फिर वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, इन सभी देशों को ये टच करता है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा क्या है, बेसिन है, ठीक है, नदी बेसिन है। अब हम आगे देखते हैं। अब जलवायु, ठीक है, वहाँ की जलवायु क्या है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है, ठीक है। यह क्या है, भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है, ठीक है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समान, लगभग एक समान होता है, ठीक है। और क्या होता है, गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। यहाँ भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आपको पता है कि हमेशा वर्षा होती है, ठीक है। और वह वर्षा ऐसी होती है कि बिना किसी सूचना और बिना किसी चेतावनी के हो जाती है। और क्या होता है, हमेशा वहाँ का जो वातावरण होता है वो क्या होता है, वो गर्म एवं आर्द्र होता है, ठीक है। और ये आपको हमेशा एक चिपचिपाहट जैसा शरीर में महसूस होगा। तो ये इसकी विशेषता है। अब दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है, ठीक है। जो यहाँ का तापमान होता है वो दिन के समय बहुत उच्च हो जाता है एवं आर्द्रता भी उच्च हो जाती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है, ठीक है। इस प्रकार से इसके आर्द्रता में रात में कोई कमी नहीं होती है। अब हम क्या देखते हैं कि वर्षावन। वर्षावन क्या है, तो इस प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं, बहुत सघन वन उग जाते हैं क्योंकि हमेशा वर्षा होती रहती है। अब वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं की छत सी बन जाती है, ठीक है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। ये जो एक वितान बन जाते हैं यानी कि छत जैसी संरचना बन जाती है। बहुत ज़्यादा सघन और घने वन वहाँ पे पाए जाते हैं जिससे क्या होता है कि धरातल पर सूर्य की प्रकाश नहीं पहुँचती है। अब यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बनने की क्षमता हो, यानी कि छाया में उपजने की क्षमता हो, ठीक है। अब परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड या ब्रोमिलायड पैदा होते हैं, ठीक है। ये क्या है, परजीवी पौधे हैं, इनका नाम है आर्किड एवं ब्रोमिलायड, ठीक है। अब वर्षा वन में प्राणी जात की भी प्रचुर मात्रा होती है। वर्षा वन जो होता है जहाँ पे वर्षा होती है उस वन में क्या होता है, प्राणियों की भी विभिन्नता पाई जाती है, यानी विभिन्न प्रकार के प्राणी वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टूकन, ठीक है, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले जो पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। टुकन पक्षी, ये देख रहे हैं आप, ये क्या होता है, अब यहाँ पे इनका आप देखते हैं कि बहुत सारे
यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है और इस प्रकार के वनों में क्या होता है कि विविधता पाई जाती है प्राणियों की। अब हम क्या देखते हैं कि प्राणियों में बंदर, ठीक है, प्राणी होते हैं उनमें बंदर और स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले जो होते हैं टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। सांप एवं सरीसर्प की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। मगर सांप अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, ठीक है, ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं, ठीक है। मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी इस नदी बेसिन में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, यानी कि बहुत सी यहाँ पे प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो आप यह समझ सकते हैं कि इस प्रकार के वनों में क्या होता है, बहुत से विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वो पाए जाते हैं। ये टैपीर आप देख रहे हैं, फिर टूकन पक्षी है वो पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ब्रोमीलाइड क्या है। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है, ठीक है। मेढक जैसी प्राणी इन जल के पैकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो यह क्या है, एक विशेष प्रकार का पौधा है। क्या करता है, यह अपनी पत्तियों में जल संचित करता है। इस जल में मेढक अंडे देते हैं और अंडे देने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, और आगे इसमें क्या कुछ पढ़ना है। वर्षा वन के निवासी के क्या क्या हैं, इसमें कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काट कर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ जो और मानव जाति है उसकी बात हो रही है, ठीक है। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे वृक्षों को काट करके क्या करते हैं वो, यानी कि कृषि योग्य भूमि बनाते हैं और उसमें फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, ठीक है। पुरुष क्या करते हैं, शिकार करते हैं और नदियों में मछलियाँ पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं क्या करती हैं, फसलों का ध्यान रखती हैं। महिलाएं क्या करती हैं, फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः ये टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादातर इन फसलों को उगाया जाता है, टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद। अब देखते हैं कि क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ये जानते हैं कि कभी मछली मिल भी सकती है कभी नहीं भी, या शिकार कभी कर भी पाएंगे और कभी नहीं भी कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं, ठीक है। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार जो होता है वह मेनियोक है, जिससे कसावा, ठीक है, कसावा भी कहा जाता है, यानी कि मेनियोक को कसावा भी कहा जाता है। तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं, ठीक है। ये यानी कि बहुत तरह से अपना जीवन यापन कैसे इनको करना है उसमें इन्होंने अपने आप को क्या किया है, अडॉप्ट किया है, और वहीं पर जो उस जंगल में चीज़ें अवेलेबल हैं वो उसको खा पी कर अपना भरण पोषण करते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। ये जो नगदी फसल है, कॉफ़ी है, मक्का है, कोको है, इसके जैसे जो नगदी फसल है वो उगाए जाते हैं वहाँ पे। अब हम क्या देखते हैं कि वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए क्या करता है, लकड़ी प्रदान करते हैं। वर्षा वन जो होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग क्या करते हैं, वह मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है, ठीक है। यानी कि ये आप याद रखेंगे कि ये मलोका यानी कि ये कुछ जो बड़े घर होते हैं उनको बोला जाता है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि अमेजन बेसिन के लोगों का जो जीवन है धीरे धीरे बदल रहा है। ये पहले जैसी हर चीज़ें नहीं रही हैं, यानी कि हमारे अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, हमारे यहाँ जो परिवर्तन होता है हम देखते हैं अमूमन शहरों में, तो वो परिवर्तन धीरे धीरे कहाँ पहुँच रहा है, जंगलों में भी पहुँच रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया, ठीक है। अब अनेक स्थान पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसाना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे। यानी कि जो विविधता यानी कि इनके अंदर थी, और वो जो जिस अपने पुराने वातावरण के अनुसार जीते थे, रहते थे, तो वहाँ मानव जाति पहुँची। यानी कि रोड बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए
इस प्रकार से क्या हुआ कि वहाँ लोग पहुँचे, तो अब जिस क्षेत्र में वो रहते थे आदि मानव यहाँ के वहाँ के, उनको क्या करना पड़ा, किसी और जगह पर बसाना पड़ा ताकि वो अपने पौराणिक और जो उनकी पुरानी पद्धति थी उसके अनुसार रह सके और उस सभ्यता को मतलब बचाए रहें। अब विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, ठीक है। जो जैविक विविधता वाले वर्षा वन थे वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। अब ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन का वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है, ठीक है। यह क्या हो रहा है, बहुत बड़ा भाग इसका लुप्त होता जा रहा है। अब आप यहाँ पे इस जो ये चित्र है इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि वनों का क्रमिक विनाश कैसे हो रहा है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि इतना सघन, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से खाली कुछ, और उसके बाद अभी का जो आप देख रहे हैं कितना इसमें भारी परिवर्तन आया है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हो गया है। आप इन तीनों में परिवर्तन को देख सकते हैं भली भांति। तो अब हम देखते हैं ये बॉक्स का क्षेत्र कि क्या आप जानते हैं कर्तन एवं दहन की पद्धति क्या होती है। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काट कर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, ठीक है। यानी कि काटा जाता है, कर्तन मीन्स काटना और दहन मीन्स फिर जलाना, ठीक है। यहाँ जो यानी कि ये आप यहाँ पे हमने पढ़ा था कि वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। इसी कर्तन और दहन पद्धति को यहाँ पर समझाया गया है कि कर्तन एवं दहन पद्धति है क्या। तो कर्तन एवं दहन पद्धति में किसान क्या करते हैं, पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काट कर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होती है, कुछ वर्षों तक वहां पर फसल पैदा की जाती है। अब जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग आते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब क्या होता है, तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं, यानी कि पुनः उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्या जीवन है, वहां का रहन सहन क्या है, इसको हम देखते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं, ठीक है। यानी कि गंगा के बारे में जानते हैं कि इसमें बहुत सारी सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र में भी बहुत सी नदियां आकर के मिलती हैं जो उसकी सहायक नदियां कही जाती हैं, ठीक है। मुख्य नदी में जो नदी मिलती है आकर के उसको क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। यह बेसिन जो है वह कहाँ है, उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है, ठीक है। अब घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां हैं एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों क्या होती हैं, नदियां इसमें अपवाहित होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, ये सभी सहायक नदियां हैं एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। अब हमें यह देखना है कि पूरा जो अपवाह तंत्र होता है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन कहलाता है, ठीक है। आप ये जो यहाँ पे छायादार भाग आपको दिख रहे हैं ये क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के पूरे बेसिन है, ठीक है। ये सभी गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन है, ये भी बहुत बड़ा भाग है, ठीक है। ये बहुत बड़े भाग में है। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे आप कर्क रेखा को देख सकते हैं, ठीक है। कर्क रेखा यहाँ से भारत के बीच से होकर के लगभग गुजरती है, ठीक है। अब उसके ऊपर का जो क्षेत्र है, कर्क रेखा कितना है, तो यह आप देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद का जो क्षेत्र है यानी कि 30 डिग्री तक का ये जो क्षेत्र होता है इसमें क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये, यानी कि देखिए आप यहां से ये शुरू होता है, कर्क रेखा के कुछ नीचे से शुरू होता है, ठीक है। कर्क रेखा 24 पर है, तो आप यह देख सकते हैं कि यहां से शुरू हो गया है। तो वह एक अमूमन क्या बताया गया है कि 10 डिग्री से शुरू हो रहा है, 20 डिग्री यहाँ है, तो ये 10 डिग्री से लगभग बताया गया है कि 10 डिग्री से उधर 24 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री के लगभग बीच में है, ठीक है। तो यह इसी क्षेत्र में पड़ता है। अब आगे हम देखते हैं इसका, बस यही आपने यहाँ पे हमने देखा था कि यह क्या है, बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है, ठीक है। तो यही 10 डिग्री और 30 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है इसमें यह बेसिन स्थित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या इसमें चीजें हैं। तो इस बेसिन की मुख्य विशेषता क्या है, मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है, ठीक है। जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उनमें बहुत तरह की चाप झील पाई जाती है। चाप झील यानी कि नदी मान लीजिए यहाँ से बह रही है, ठीक है, चाप झील उसको बोलते हैं। इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है लेकिन इसको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि गंगा यहाँ से बह रही है, ठीक है,
गंगा यहाँ से बह रही है, ये गंगा का पूरा आपका बहाव तंत्र है और इसमें जो मिलने वाली सहायक नदियां हैं वो आकर के बह रही हैं। अब कोई नदी इस प्रकार से क्या होती है, यहाँ से बह रही है, ये सर्पिली होकर के बहती है। अब इसका ये जो क्षेत्र होता है मुख्य भूमि से कुछ सालों के बाद क्या होता है, कट जाता है, ये जल से कट जाता है और इधर चला जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि मुख्य जो इसका जल स्रोत होता है उससे अलग हो जाता है और वहां पे एक जो भूमि का टुकड़ा है इससे जुड़ जाता है और इसको अलग कर देता है। तो ये जो क्षेत्र होता है यही चाप झील के रूप में तब्दील हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से चाप झील का निर्माण होता है। अब हम यही देखते हैं कि बहुत सारे चाप झील का निर्माण होता है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ठीक है, ये हमारे यहाँ यानी कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है यहाँ पे वर्षा का यही ऋतु है। अब हम देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। ठीक है, अब हमने ऊपर देख लिया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो भी आपने ये एटलस के माध्यम से जो ऊपर मानचित्र है भारत का उसमें हमने देख लिया है, अब उसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अब बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। ठीक है, जो बेसिन क्षेत्र है उसमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, अब तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। ठीक है, जो इसके पर्वत के क्षेत्र हैं, जैसे मान लेते हैं उत्तराखंड से गंगा निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड के गोमुख से गंगा निकल रही है, तो उस क्षेत्र में जहां से ये निकल रही है मतलब उस पहाड़ी क्षेत्र से, वहां क्या होता है, लोगों का बसावट कम होता है। लेकिन जैसे ही यह मैदान में आती है, मैदानी इलाकों में आती है, ये जो जनसंख्या का विस्तार होता है वह बढ़ता जाता है और जनसंख्या सघन होती जाती है। तो इस प्रकार से मानव का बसावट शुरू होता है। तो अब हम देखते हैं कि वो जो क्षेत्र से निकलती है यानी कि तीव्र ढाल वाले क्षेत्र से निकलती है, वहाँ पर बसने के लिए प्रतिकूल है, यानी कि वहाँ नहीं लोग बसते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा यानी कि ढाल है और पत्थर पहाड़ हैं, वो अनुकूल नहीं है जलवायु वहाँ की। अब यह देखते हैं कि मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब इसके रहने का बहुत सारा रीजन है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है उपजाऊ होती है और क्या होता है, इन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय फिर कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ उगाए जाने वाली अन्य फसलें क्या है, गेहूँ है। ठीक है, गेहूं है, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। ठीक है, गन्ना एवं जूट जैसी नगदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती है। अब क्या देखते हैं कि मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। ठीक है, बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। अब हम क्या देखते हैं कि मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो ढलान वहाँ पे जहाँ पे कम होती है वहाँ पे इस तरह के मंद यानी कि वेदिका के रूप में बना करके ये फसल वहाँ पे उगाई जाती है वेदिकाओं में। अब हम यह देखते हैं कि ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट, ठीक है, पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। अब उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भाग में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी वन यहाँ पे पाए जाते हैं। आप देखेंगे, अब इनको देख लेते हैं कि ये बॉक्स में क्या कुछ दिया हुआ है। जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या के घनत्व का अर्थ क्या होता है ये समझाया गया है। इसका अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण के लिए उत्तराखंड का जनसंख्या क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 है, तथा यही जो है वह बिहार में कितना है, ये 1102 है। ये सबसे ज़्यादा है, बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत में सबसे ज़्यादा है। जबकि हम उत्तराखंड में देखते हैं, यानी कि ये दिखाया गया है कि ये इस प्रकार से
गंगा बहती है। ठीक है, गंगा उत्तराखंड से निकलती है, आती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से बिहार में, बिहार से फिर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इस प्रकार से गंगा, तो उत्तराखंड में यानी कि 189 है मात्र जनसंख्या घनत्व, यानी पहाड़ी जो भाग है वहां पे जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। ठीक है, यही यहाँ पे दिखाने का मतलब है, यहाँ पे बताने का मतलब है कि जो यानी कि घनत्व होता है जनसंख्या का, वह पहाड़ी भागों में यानी कि तीव्र ढलान वाले भागों में कम होता है और मैदानी भागों में अधिक होता है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं धान की कृषि, ये जो मैदानी भाग है उसमें, फिर चाय, असम में चाय के बागान है ये। अब क्या देखते हैं कि बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जो वन्य जीव हैं वो भी पाए जाते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। अब डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं ये जो आपका बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव भी पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियां भी इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें पाई जाने वाली लोकप्रिय प्रजातियां हैं। फिर देखते हैं कि मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुख्य आहार है। ठीक है, मुख्य आहार के रूप में इसको लेते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलान पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ठीक है, यानी कि ये जो वेदिका हमने ऊपर पढ़ा था, ये सीढ़ी नुमा एक तरह से इसको बना बना करके क्या करते हैं, हर जगह इसको बना देते हैं और एक समतल भाग का निर्माण करते हैं, उतरने लायक सीढ़ी। इस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ समतल, फिर नीचे समतल, ऐसे समतल समतल भाग बना करके इस खेती को की जाती है। अब वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलान पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल प्रवाह तीव्रता से न हो। ठीक है, यानी कि पानी वहाँ पर रुका रहे, इस प्रकार से इसको वेदिका के रूप में बनाया जाता है। अब हम यह देखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के यानी कि जो अलवणीय जल होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र का, उसमें एक डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। ठीक है, इसको हम यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है उसमें क्या बोलते हैं, एक सुसु बोलते हैं और इसका नाम है अंधी डॉल्फिन। अब सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, यानी कि ये मछली, ये जो डॉल्फिन है, ये जहाँ है वहाँ क्या है, वहाँ का पानी शुद्ध है, ये शुद्ध पानी में ही अपना जीवन जी पाती है। ठीक है, जीवन जीने के लायक इसके क्या होते हैं, शुद्ध पानी ही होते हैं। अब रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो एक प्रकार से ये जो जलीय जीव है इसको नष्ट कर रहे हैं, यानी कि लवणता की मात्रा क्या है, ये अनउपचारित जो कूड़े करकट हैं यानी कि जो जल है फैक्ट्रियों के, वो सब इसमें प्रवाहित होते हैं जो कि इसको नष्ट कर रहे हैं। इसकी यानी कि जो जीवन शैली है, जो रहने का तरीका है जिसमें वो रह पाती है, जी पाती है, वो उसके लिए अनुकूल फिर नहीं रह जाता है। यानी कि अलवणीय जल, यानी कि उसमें जो लवणीय जल और जो भी फैक्ट्री वगैरह के जो यानी कि अनउपचारित कूड़ा करकट और मल विसर्जित किए जाते हैं नदियों में, वो उसके लिए उपयुक्त नहीं होता है, रहने लायक। तो इनका जो जीवन है वो खतरे में है, इस प्रजाति का। अब हम क्या देखते हैं कि सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। ठीक है, यानी कि सरकार बनते ही इन्होंने क्या किया कि स्वच्छ भारत मिशन की आधारशिला रखी और स्वच्छता को सर्वोपरि रखने का एक संकल्प लिया, जिसको अभी बहुत ही अच्छे से पूरा भी किया जा रहा है। अब हम क्या देखते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। ये सभी नदी के किनारे हैं, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, इस प्रकार से ये जो यानी कि नदियां हैं, इनके किनारों पर बहुत से बड़े बड़े शहर भी बसे हुए हैं। ठीक है, और ये एक कुछ चंद उन शहरों का नाम है जिनकी आबादी क्या है, 10 लाख से अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो शहर हैं, नगर हैं, वो इन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है, नमामि गंगे को शुरू किया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या देखते हैं, पर्यटन। ठीक है,
तो पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, ठीक है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसी कई दर्शनीय स्थल हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे मनोरम दृश्य हैं जो इन बेसिन में पाए जाते हैं, ठीक है, इन बेसिन में हैं। अब हम क्या देखते हैं कि इस चैप्टर के माध्यम से हमने यह जाना कि गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन, फिर अमेजन बेसिन, यहाँ पे जीवन शैली कैसी है, यहाँ पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से यहाँ का रहन सहन है, ये फिर वेदिका का निर्माण कैसे होता है, वेदिका कृषि कैसी होती है, और ये जो भी आप देखते हैं कि क्या कुछ इसमें मूल अंतर पाया जाता है। यानी कि ये जो क्षेत्र होता है पूरा गंगा बेसिन का, वह यहाँ का बसावट कैसा है, यहाँ की जनसंख्या घनत्व कैसा है, उसके बाद ये किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि इनके मैदानी जो इलाके हैं वो कृषि पद्धति के लिए किस प्रकार से यूजफुल है। तो यह एक बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो आपने इसको बहुत ही ध्यान से, एकाग्रता से इसको देखा है, सुना है, समझा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।